Good morning, viewers, and we are back with a very special Medi Chit Chat. And you know that your own Dr. Pallavi Gehlot is again with us to give us a lot of information. आज हम लोग बातें करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में, मतलब जो बच्चों को हम वैक्सीन्स लगाते हैं उसके बारे में. कुछ लोग आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं डॉक्टर पल्लवी, बट दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Good morning, viewers, and thank you, Dr. Richa, for having me over again on your super famous, super celebrity-loaded YouTube channel, MediChit Chat. It's always a pleasure chatting with you. I am Dr. Pallavi Gehlot. I'm a pediatrician by profession, and today I'm here to discuss a very important topic, immunization, या जिसको हम हिंदी में टीकाकरण और मराठी में लसीकरण बोलते हैं. कि ये क्या है, ये क्यों देना चाहिए और इसके वाई सो मच ऑफ फोकस ऑन इम्यूनाइजेशन. तो अभी एटलीस्ट हमारे इंडिया में, हमारे देश में सबको पता है कि टीकाकरण मतलब गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं यहाँ तक आने के लिए. तो हमें इस्टेब्लिश तो नियरली हो ही गया है कि ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे, क्योंकि हमारा यूट्यूब है जो जनरल माताओं के लिए है, या ऑल दोज लेडीज हु आर बिकमिंग प्रेग्नेंट प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनको कैसे कंसर्न्स होते हैं इसके बारे में हमें जानना था. तो जैसे ही हमने लास्ट टाइम बातें की कि बच्चा न्यूबॉर्न है, तो मैं जानना चाहती थी कि वो कौन से टीके हैं जो आप तुरंत न्यूबॉर्न्स में लगाते हैं. ओके, सो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, एक्चुअली तो ऑन टेबल डिलीवरी के जस्ट बाद एक विटामिन के हम बच्चों को देते हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, बट वो पहला इंजेक्शन है जो एक नॉर्मल बच्चा लेता है. अनलेस एक आध कंडीशंस है जहाँ पे नहीं दे सकते. बट जहाँ टीकों की बात होती है, वैक्सीन्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला वैक्सीन जो हम बच्चों को देते हैं वो है BCG. अच्छा, BCG दिया जाता है कि बच्चे को आगे जाके ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी की तकलीफ ना हो. उसके लिए हम पैदा होते, बिकॉज इंडिया में टीबी इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, हम एट बर्थ ही दे देते हैं. वरना वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बाहर के कुछ देशों में वो और थोड़ा देर से भी दिया जाता है, 2 महीने पे देते हैं, उससे भी ज़्यादा देर में देते हैं. बट हम आज इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में एट बर्थ BCG देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ में पोलियो का ड्रॉप देते हैं हम बच्चों को, मुंह से ओरल पोलियो ड्रॉप व्हाट वी कॉल इज गिवन. और उसके साथ अभी गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी का 0 डोज देना शुरू कर दिया है, जो कावेर एट बर्थ. वो जो हेपेटाइटिस बी है वो एक 0 डोज होता है. बाद में 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोजेस. हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नेशनल प्रोग्राम के अंदर कौन से टीके आते हैं और कौन से वॉलेंट्री हैं जो कि लोग अलग से दे सकते हैं. तो मैं ये जानना चाहती थी कि जो HBsAg का जो है हेपेटाइटिस बी का जो है टीका, ये क्या नेशनल प्रोग्राम में आ गया है? अच्छा. ये बहुत टाइम से नेशनल प्रोग्राम है, आई थिंक 1986 और समथिंग, काफी टाइम से हेपेटाइटिस बी इज अ पार्ट. बर्थ पे पहले हम सिर्फ BCG OPV देते थे, और हेपेटाइटिस बी 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे देते थे. बट अब वो बर्थ पे भी एक 0 डोज हेपेटाइटिस बी का देते हैं. तो मुझे ये बताइए कि ये 3 डोज एकदम न्यूबॉर्न बच्चे को देते हैं, तो वो बच्चे के शरीर पे किस तरह का इफेक्ट करता है, और पेरेंट्स को किस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? राइट. तो वैक्सीन्स जो होते हैं, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि होता क्या है वैक्सीन जो हम दे रहे हैं, वो क्या है और क्यों दे रहे हैं. सो जिस भी हम अगर किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम वैक्सीन दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए TB का हम दे रहे हैं, तो जो वैक्सीन या जो दवाई हम बच्चों में इंजेक्ट करते हैं, उसमें वही बीमारी वाले जो जंतु होते हैं वो थोड़े से इनएक्टिवेटेड फॉर्म, या उनको थोड़ा उनकी जो कैपेसिटी होती है उसको बहुत मिनिमल करके हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि बॉडी में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने. एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये हमारे अंदर के वो पदार्थ होते हैं जो हमको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, वो हमारी क्षमता बढ़ाते हैं उस बीमारी से लड़ने की. तो जब हम एक वीकेंड डोज में या कम डोज में एक कीटाणु बॉडी में डाल रहे हैं थ्रू अ वैक्सीन, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है. एंटीबॉडी जब हमारी बॉडी में बन गई है, इन अ वे इट इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द इलनेस व्हेन इट इज गोइंग टू कम टू अस इन द फ्यूचर. जो कि बड़े डोज में जब आएगी, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. तो बॉडी को ऑलरेडी पता है ये बीमारी के बारे में, बॉडी ऑलरेडी अपनी तरफ से प्रोटेक्शन रेडी रखी है, तो अपने फाइटर्स बना के रखी है, सो दैट यू कैन हमारे सोल्जर्स आर ऑल सेट. और जब ये बीमारी होगी, जब वो एंटीजन या वो जंतु हमारे शरीर में आएंगे, बॉडी विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट इमीडिएटली. एंड द रीजन कि हम इसको मल्टीपल डोजेस में देते हैं,
एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। विद एवरी डोज आपका एफिकेसी बढ़ता जाता है। फर्स्ट डोज में कुछ वैक्सीन होते हैं जो एक ही डोज में आपके अच्छे खासे एंटीबॉडीज बना देते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको बनने में टाइम लगता है। तो पहले डोज से 40 to 60% आपके टाइटर्स पहुंचते हैं बॉडी में, सेकेंड डोज से वो 80-90 जाते हैं, और थर्ड डोज होते होते 95-99% तक आ जाते हैं। तो विद एवरी एक्स्ट्रा डोज दैट यू आर गिविंग, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर एंटीबॉडीज टाइटर्स और योर इम्यूनिटी फर्दर टू फाइट बेटर अगेंस्ट द इलनेस। राइट। तो हम ये जानना चाहते थे कि आप जैसा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने कि हम लोगों को जब बच्चे को हम एकदम न्यूबॉर्न बेबी को हम ये 3 इन्फेक्शन जो थोड़े डोज में है दे रहे हैं, तो बच्चे की बॉडी किस तरह से उसे रिएक्ट करती है और पेरेंट्स को उसके लिए कैसे तैयार होना चाहिए। और यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन का आंसर भी चाहती थी डॉक्टर पल्लवी कि ये जो पोलियो का आप ड्रॉप देते हैं उसके कितनी देर बाद मदर फीड कर सकती है? ओके, सो पहला क्वेश्चन आपका था कि इतने छोटे बच्चे को क्यों देना है। तो पहले 2 साल तक एक हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं, जो प्री टर्म्स हैं या जिनको कुछ तो और तकलीफ डिसाइड है, करेंगे, वो अलग, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हम बोलते हैं, उनके एक अलग ही सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। उनको जो वैक्सीन देना है, कब देना है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉक ऑल टुगेदर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी न्यूबॉर्न्स। तो हेल्दी न्यूबॉर्न्स को जो हम टीके देते हैं, दीज वैक्सीन्स अंडरगो रिगरस ट्रायल्स। उनको बहुत ज़्यादा पहले तो लैब में, फिर बाद में ह्यूमन ट्रायल में ये देखते हैं हम लोग। जब तक गवर्नमेंट और या अथॉरिटीज़ ये इंश्योर नहीं कर लेते कि बॉडी में जाके कुछ गलत रिएक्शन ना कर जाए, कुछ फेटिलिटी ना हो जाए, तब तक ये लॉन्च नहीं होते हैं। तो जो हम वैक्सीन देते हैं वो इतने मिनिमल डोज में होते हैं कि वो रिएक्शन बॉडी में वेरी वेरी रेयरली, और करते भी हैं तो बहुत माइल्ड रिएक्शंस करते हैं। फीवर हो गया, साइड पे जहाँ इंजेक्शन दिया थोड़ा दर्द होगा, वहाँ पे थोड़ा रेडनेस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स देती है, बट दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी फोरसीन। वो कभी हजारों लाखों में किसी एक को होता है, बट दैट कैन हैपन टू एनीथिंग। वो किसी खाने को भी हो सकता है, वो किसी भी चीज को, किसी क्रीम को हो सकता है। प्रोटेक्शन इज डेफिनेटली फार मतलब मच मोर देन व्हाटएवर कॉम्प्लिकेशंस आर। ठीक है, मुझे ये भी जानना था कि बीसीजी आप लोग नॉर्मली कहाँ देते हैं बच्चों को, क्योंकि कहीं कहीं तो अलग अलग जगह पे देखते हैं। नहीं, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बीसीजी का। बीसीजी हमेशा लेफ्ट आर्म में देते हैं। लेफ्ट आर्म में एक मसल होता है डेल्टॉइड, उसका जहाँ इंसर्शन है वहाँ पे बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है 0.1 ml स्किन के अंडर। फिर वहाँ पे जहाँ हम इंजेक्शन देते हैं उस समय एक छोटा सा ऐसा ब्लेब जैसा एक उठ के आ जाता है वहाँ पे। फिर ओवर नेक्स्ट 6 वीक्स वो वहाँ पे घाव जैसा बनता है। वो घाव के अंदर पानी भर जाता है, फिर वो फूट जाता है। वो नॉर्मल है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वो फूटेगा तो वहाँ पे एक अल्सर बनेगा, और वो अल्सर जो घाव है वो सूख के एक परमानेंट मार्क छोड़ देगा, जिसको हम बीसीजी स्कार बोलते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि बच्चे ने वैक्सीन लिया है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि उस डॉक्टर ने कुछ गलत किया कि आपको दाग रह गया या वहाँ पे घाव बन गया। वो नॉर्मल है, दैट इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। सो देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। अभी आपने कहा कि अभी हमने जो बात की कि बच्चा न्यूबॉर्न था और उसे तो हमने एकदम अपने क्लोज एनवायरनमेंट में हॉस्पिटल में रहते हुए ही दे दिया, तो हल्का फुल्का फीवर आया, आपने मैनेज कर लिया। बट कभी कभी जो आगे के वैक्सीनेशन हैं वो तो ओपीडी में लेके माँ घर चली जाती हैं, तो वहाँ पे बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और घर में कैसे मैनेज कर लें? तो हर वैक्सीन से फीवर नहीं आता है, आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन डोंट गिव फीवर। जो कुछ वैक्सीन फीवर देते हैं, आपके पीडियाट्रिशियंस या जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं वैक्सीन, वो आपको बताएंगे। पहली बात तो जब भी आप वैक्सीन लेते हैं, आइडियली उसके बाद आप 1 घंटे तक हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही रहें। आइडियली आप वहाँ से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इन केस बॉडी में कुछ रिएक्शन हो गया, इन केस कुछ एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, जो बॉडी अगर बाय चांस नहीं टॉलरेट कर पाई, कुछ रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो इट कैन बी मैनेज्ड इमीडिएटली इन द हॉस्पिटल। तो हो सके तो आधे पौने घंटे आप हॉस्पिटल में, तो आप एकदम कट टू कट प्लान ना बनाएं बेबी का जब वैक्सीनेशन के लिए जाए। हरी में मत रहिए, लिया और वहीं से पार्टी में चले गए या ट्रेन पकड़ लिया, फ्लाइट पकड़ लिया। गिव इट टाइम। तुरंत से बेबी को फीड कराने को मना करते हैं, तुरंत एटलीस्ट 15-20 मिनट का ब्रेक देके उसके बाद आप कराइए।
अगेन आपने पूछा फीवर या जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सबसे बड़ा कंसर्न है फीवर का। काफ़ी वैक्सीन जो स्पेशली हम 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने वाले देते हैं, उससे फीवर आता है बच्चों को। अगेन ये हर किसी को फीवर नहीं आता है, बट काफ़ी बच्चों को आता है। एंड प्लेन पैरासिटामोल वर्क्स। आपको डॉक्टर बोलेंगे कि जब बुखार आए या एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 डेज के लिए, सपोज आपने 1.5 महीने पे लिया और बच्चे को 2-3 दिन तक बुखार रहा, विच इज़ नॉर्मल, तो डॉक्टर आपको 2.5 महीने वाले वैक्सीन में बता देते हैं कि आप ले ही लो 2 दिन, क्योंकि फीवर आने वाला है। जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया वहाँ पे बर्फ से सिकाई करने को बोलते हैं। अगेन BCG पे नहीं करते, वो आपके डॉक्टर बताएंगे कौन से वैक्सीन में आप सिकाई कर सकते हैं, कौन से वैक्सीन में आपको वहाँ कुछ भी टच नहीं करना है। BCG में कुछ भी उसको धोना नहीं है, साबुन से रगड़ना नहीं है, बर्फ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि वहाँ पे आप स्पिरिट या सैनिटाइजर से भी हम क्लीन नहीं करते हैं बिफोर गिविंग द वैक्सीन। और बाकी ये जो प्रॉब्लम जनरली रहता है, बुखार आता है, पैरासिटामोल वर्क्स, बट आप हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के करिए। इसमें बच्चों के लूज मोशंस या स्टमीज अपसेट ऐसा कभी देखा जाता है? होता है ऐसा वेरी वेरी मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, फीवर हल्का फीवर आ जाता है, वहाँ पे दर्द, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, बच्चा थोड़ा ज्यादा इरिटेबल हो सकता है, इरिटेबल होता है। कुछ बच्चे सो जाते हैं क्योंकि उनको हम पैरासिटामोल दे, पेन में रहते हैं, दे डोज ऑफ। कुछ बच्चे थोड़ा क्रैंकी रहते हैं, लूज मोशंस एंड ऑल इज जनरली नॉट ऑलराइट। एंड हमारा वो क्वेश्चन रह गया था कि पोलियो के ड्रॉप्स के बाद कितनी देर में हम फीड, तो 15-20 मिनट बाद आप फीड करा सकते हैं, तो बहुत देर तक बच्चे को भूखा रखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा पहला हो गया डोज जो है BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस। इसके बाद मदर कब आएंगी अपने बच्चे के साथ? तो जब भी मदर को हम डिस्चार्ज करते हैं, साथ में एक वैक्सीनेशन चार्ट बच्चे को जरूर दिया जाता है। उनका डिस्चार्ज कार्ड और वैक्सीनेशन चार्ट साथ साथ जाता है। उसमें हमने जो टीके दिए वो भी हम डेट मार्क करके देते हैं, और नेक्स्ट टीका कब है वो भी मार्क करके देते हैं। तो बर्थ पे आइडियली तो बर्थ होता है, बट बिफोर डिस्चार्ज वी ट्राई कि बच्चे का बर्थ वैक्सीन हो जाए। करेक्ट। वो होने के बाद अगला टीका होता है 1.5 महीने पे। तो 1.5 महीने पे अभी हमारे पास गवर्नमेंट में जाइए, प्राइवेट में जाइए, वैक्सीन हमारे पास जो अवेलेबल हैं, एक इंजेक्शन होता है जिसमें 6 बीमारियां एक साथ कवर हो जाती हैं। पहले हम ये इंडिविजुअल देते थे। एक DPT करके ट्रिपल आता था जिसमें 3 एक साथ कवर हो जाते थे। हमको अलग से हेपेटाइटिस बी देना पड़ता था, अलग से पोलियो का इंजेक्शन देना पड़ता था। फिर मेंदुजर करके बोलते हैं, हिब एक होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसका अलग इंजेक्शन, और निमोनिया के लिए एक आता है न्यूमोकोकल का अलग इंजेक्शन। तो ऐसी 6 बीमारियों के लिए आप 7 बीमारियों के लिए 7 इंजेक्शन तो देना बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी इतने छोटे बच्चे को। तो अभी हमारे पास पेंटावैलेंट, हेक्सावैलेंट ऐसे अलग अलग वैक्सीन आए हैं जो एक ही इंजेक्शन में आपके 6 बीमारियां कवर कर लेती हैं। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो आप एक बार में 2 इंजेक्शन लेंगे। न्यूमोकोकल, निमोनिया जो होता है, जो छाती में कफ भर जाता है, उसके लिए जो हम एक इंजेक्शन देते हैं, निमोनिया का इंजेक्शन और एक हेक्सावैलेंट इंजेक्शन, ये 2 इंजेक्शन होते हैं। इसके साथ हम 2 ड्रॉप देते हैं, एक पोलियो का ड्रॉप और एक रोटा वायरस जो जुलाब के लिए होता है, कि बच्चे को आगे जाके बार बार जुलाब की तकलीफ नहीं हो, जो नॉर्मली आप देखते हैं पहले 2 साल में बच्चों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 2 ड्रॉप और 2 इंजेक्शन अभी है जो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे हम देते हैं। मतलब एक महीने के गैप पे ये पूरा 3 बार आना करते हैं। अच्छा, और एक ही साथ इतना। और ये क्या कुछ पेन फ्री और पेन वाले इंजेक्शन, ऐसा कुछ अलग अलग वैरायटी है? पेन फ्री नाम जो है वो बहुत सही नहीं, ऐसा नहीं है कि देते समय पेन नहीं होता। इंजेक्शन है, लगाएंगे तो पेन होगा, बट उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं, एक्चुअली DPT में जो पर्ट्यूसिस होता है, एक बीमारी है जिसको वूपिंग कॉफ भी बोलते हैं, वो पहले का आता था होलसेल, काली खांसी कहते थे शायद, काली खांसी बोलते। तो उसका पहले एक जो होलसेल कंपोनेंट आता था, उससे पाया गया कि बहुत बुखार आने लगा, एक आध बार फिट भी आता था बच्चों को, तकलीफ थोड़ी सी ज्यादा रहती थी। फिर एज टाइम पास्ट उसका एक रिफाइंड कंपोनेंट आ गया, द एसेल्युलर कंपोनेंट, जिसको अब पेनलेस वैक्सीन के नाम से लोग जनरली जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, आगे ये जो 2-3 दिन की तकलीफ है वो काफी कम हो जाती है, ना के बराबर फीवर आता है, पेन ज्यादा नहीं रहता है, बट देते समय तो हल्का सा। तो पेरेंट्स को पता रहना चाहिए कि ऐसे 2 अलग वैरायटी है, जिसके बारे में वो अपने डिटेल में पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर लें, और फिर जैसा दे कैन टेक। दोनों ही बहुत वैक्सीन एफिकेशियस हैं, आप जो लेना चाहें लें, स्पीक टू योर डॉक्टर, आपको जो सूट करता है। इफेक्ट तो दोनों का सेम है, और बाकी जो है वो आपके डॉक्टर से डिस्कस। मुझे ये जानना
था कि हम लोगों ने बात की कि ये जो नए वैक्सीन हैं जो इतनी सारी बीमारियां कवर करते हैं, तो ये कितनी इम्यूनिटी, मतलब क्या हर बच्चे को ये 100% इम्यूनिटी दे देते हैं या कुछ वेरिएशन होता है, और वो किन बातों पे डिपेंड करता है? एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं देता है कि ये बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन का काम है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कि जब बीमारी हो तो वो न उतना सिवियर नहीं हो। पहली बार तो हो सके तो हो ना वो बीमारी, हमारी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए प्रोटेक्टेड है, और हो भी तो उतना सिवियरिटी से ना हो जितना एक अनइम्यूनाइज्ड बच्चे को होगा। तो हर वैक्सीन का अलग अलग एफिकेसी होता है कि कितना % आपको वो प्रोटेक्शन दे रहा है। इट वेरीज फ्रॉम वैक्सीन टू वैक्सीन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। तो जैसे कुछ बच्चों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी लड़ने की क्षमता शरीर की उतनी अच्छी नहीं होती, उनमें ये वैक्सीन उतना असर नहीं करते, या कुछ बच्चों में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होते हैं जिनको हम नहीं दे सकते वो, बिकॉज उनके बॉडी में वो उसको ऑब्जॉर्ब करने की एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया तो उनकी एंटीबॉडी उन्हीं के बॉडी सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने लगती है, तो यू कैन नॉट गिव। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन विच वैक्सीन यू आर गिविंग, एंड बच्चे का न्यूट्रिशन हो गया, बच्चे का इम्यून स्टेटस हो गया, वो सब डिसाइड करता है कि बच्चे पे कितना इफेक्ट। और कोई हम किसी तरह से इसको रीचेक करते हैं क्या कि हमने जो वैक्सीन दिया है वो बच्चे में सच में फ़ायदा किया, या कोई टाइटर लेवल्स या कुछ प्रोटोकॉल बेस्ड कुछ है क्या? कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहें तो एंटीबॉडी टाइटर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। जैसे हेपेटाइटिस बी का हो गया, अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, हेपेटाइटिस बी इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक द वैक्सीन। अब उन्होंने लिया था 10 साल पहले, आधे इम्यून राइट नाउ, सपोज दे डोंट वांट टू टेक द वैक्सीन अगेन, वैसे वो वापस ले लिया तो कोई हर्ज नहीं है, बट इफ दे फील कि क्यों जबरदस्ती लूं, मुझे पता है मैंने पहले लिया था, यू चेक योर टाइटर्स। अगर आपके टाइटर्स एडिक्वेट हैं, यू डोंट नीड टू टेक इट, राइट? सो यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक बट नॉट रियली रिक्वायर्ड। और ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, मैं अभी नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, कि ये इंटीरियर्स में कौन देता होगा, मतलब जो विलेजेस हैं, जो बच्चे तो पूरे इंडिया में हर जगह हैं, तो उन्हें किस तरह से हमारे नेशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। जो हमारा वैक्सीनेशन कवरेज है, आप शुरू करिए तो प्लेग, पहले हमारे यहाँ कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियाँ थी, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी थी, विच वी हैव बीन एबल टू इरेडिकेट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो अभी इंडिया में इंद्रधनुष नाम से चल रहा है कैंपेन सिंस 2004 नाउ, और धीरे धीरे उसमें हम एडिशंस कर रहे हैं, थ्रू विच even if the patient cannot go to the doctor, through UHCs, मतलब अर्बन हेल्थ सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, घर जा जाके वो महिलाएं, आशाज जिनको हम बोलते हैं, वो घर जा जाके बच्चों को वैक्सीन देते हैं, उनको प्रमोट करते, कैंप्स करते हैं कि एक पर्टिकुलर गांव में आंगनवाड़ी में वो वहाँ पे वैक्सीनेशन दे रहे हैं, आसपास के सारे बच्चे जो वहाँ एनरोल्ड हैं, इनफैक्ट इवन प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट वुमेन, उनको एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको लाके वैक्सीनेशन दिया जाता है। So India is the national program is trying its best to give 100% coverage by reaching out to the people, not by just calling them to that. वो अभी तो इतना एडवांस हो गया कि मैसेज आ जाता है कि आपका वैक्सीनेशन ड्यू है, रेडियो पे रिकॉर्डिंग्स आती रहती हैं कि भाई पोलियो आने वाला है, हर जगह कैंपेन चल रहा है। सो देयर आर, अगर आप लेना चाहें तो यू विल नेवर मिस आउट, इतना अच्छे से एड कैंपेन्स चल रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर कवर्ड। वील डिस्कस अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर कवर्ड। मुझे ये जानना था डॉक्टर पल्लवी कि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस हो गया है अब बच्चों के साथ, तो क्या कोई ऐसे कपल्स हैं जो कि बहुत हैप्पी नहीं रहते वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि आजकल तो बहुत अलग अलग कंट्री, स्पेशली कोविड के बाद इतना क्लियर डिवीजन था फॉर अगेंस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, तो मुझे बस आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना था कि आपको कभी ऐसा कोई केस मिला क्या? यू नो, सम पीपल, उनका रिलीजियस व्यूज बोल लीजिए, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नो दैट इट इज डन फॉर द चाइल्ड्स गुड, इसमें कुछ और यू नो सेकेंड ओपिनियन नहीं है, बट एक सेक्शन तो हमेशा रहता है जो डाउटफुल होता है, बी इट द कंटेंट ऑफ द वैक्सीन, बिकॉज यू नो बीच में था कि पिग के किसी पार्ट से बनते हैं कुछ वैक्सीन्स, तो पीपल वर अगेंस्ट इट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस व्यूज। कुछ लोगों को लगता है कि ज़रूरत क्या है इसकी,
यू नो बॉडी, हमने तो, हमारे टाइम नहीं था, हम तो ठीक ही हैं, तो बच्चे को क्यों हम जबरदस्ती का इंजेक्शन दे रहे हैं. पीपल थिंक देयर इज अ हिडन एजेंडा, चाहे वो फार्मा ड्रिवन हो या मॉनेटरी वजह हो. सो सम पीपल आर ऑलवेज अ लिटिल अनहैप्पी अबाउट इट. बट एज अ डॉक्टर से ज़्यादा एज अ मदर आई टेल यू कि अगर एक वैक्सीन 1% भी हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है, so my recommendation is it's totally worth it, because only a mother knows कि बच्चा एक रात भी फीवर से परेशान है ना, तो कितनी तकलीफ देता है बच्चे को भी और माँ बाप को भी. मुझे अभी हमारा इनिशियल पहले 3 वैक्सीनेशन मतलब बर्थ पे हो गया और अब हमने ये 3 वैक्सीन, तो उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब आता है बच्चे का? तो ये 3.5 महीने के बाद एक 6 महीने पे हम वैक्सीन हमने शुरू किया है. पोलियो का तो ड्रॉप देते ही हैं. सो 5 years तक रेकमेंडेड है कि आप हर 3 महीने पे पोलियो का ड्रॉप दीजिए. सो एट 6 months अलॉन्ग विद पोलियो ड्रॉप अभी हम फ्लू वैक्सीन भी देते हैं, विच इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, विच इज अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बिकॉज इन्फ्लुएंजा सम पीपल आर ओके विद इट, बिकॉज नोइंग हमने स्वाइन फ्लू देखा है कुछ सालों में, एंड वी हैव सीन how drastically, how quickly patients deteriorate, especially children. You know, 2 दिन की सर्दी खांसी में we have lost patients. तो आई थिंक पेरेंट्स का कंसर्न होता होगा क्योंकि स्ट्रेन बदल जाता है, तो हम कैसे कैच करें. बट नहीं, बट देन अगर ये पेरेंट्स का कंसर्न है तो ये उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट का भी कंसर्न है. एंड दे से कि एक्चुअली अगर होगा भी तो वो थोड़ा माइल्ड वैरायटी होगा. और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की खास बात ये है कि ये हमेशा, इनफैक्ट साल में 2 बार ये वैक्सीन में चेंजेस लाए जाते हैं, डिपेंडिंग के पिछले पूरे साल का पैटर्न कैसा रहा, स्ट्रेन्स रहे, कौन से स्ट्रेन्स हम कहाँ पाए गए हैं, उसके हिसाब से मल्टीवैलेंट वैक्सीन बनाते हैं जिसमें वो सारे स्ट्रेन्स कवर हों. सो पिछले 1 साल 2 साल का हम डेटा ट्रेंड देख के ही हर साल वैक्सीन उसके नए लॉन्च होते हैं. इफ पेरेंट्स कम, इफ अ कपल कम, फॉर योर एडवाइस कि हम ये लें कि ना लें, क्योंकि ये तो थोड़ा वॉलेंट्री टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है, तो आपका एडवाइस हमेशा? आई एम जनरली फॉर ऑल द वैक्सीन्स, बिकॉज इट डज हेल्प. आई हैव सीन इट इन माय प्रैक्टिस आल्सो कि वो बहुत फर्क पड़ता है वैक्सीन लेने से बच्चों पे. करेक्ट. इसके बाद हम लोग शायद 9th month में MMR वाला लेंगे. इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानना था कि ये MMR क्या होता है. सो MMR का फुल फॉर्म है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला. मीजल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल आफ्टर द WHO गाइडलाइंस एंड अलर्ट्स एंड ऑल दैट. सो अगेन दिस इज थैंक्स टू सोशल मीडिया की इस चीज़ का अभी इतना ज़्यादा हाइप बोले या इतना ज़्यादा कवरेज बोले, बट ये मीजल्स आउटब्रेक्स बीच बीच में होते रहते थे हमेशा से. एंड लकीली बिकॉज ऑफ द कवरेज, जो हमने पहले हम 9 महीने पे मीजल्स वैक्सीन देते थे, पिछले कुछ सालों से मीजल्स चेंज करके उसको MR वैक्सीन कर दिया. मम्स अब इतना नहीं पाया जाता है, बट अभी 9 months पे MMR एंड थोड़े बड़े बच्चों में आगे जाके MR, विच इज मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन देते हैं. काइंड ऑफ अ बूस्टर इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यंग गर्ल्स में देना आगे जाके कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो होता है वो प्रिवेंट करने के लिए देते हैं. So because of the measles vaccine or the MMR vaccine, if I talk about data, it has been quoted कि we have saved more than 19 million cases of fatality because of measles happening. तो now आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा significant burden prevent किया है just by giving this vaccine. Because measles is a very uncomfortable disease. It is the disease itself is very uncomfortable, plus it has the propensity कि वो पूरी body में जाके कोई भी organ को infect करती है. Right from your brain to your lung to your stomach, anything and everything can get infected. And even adult measles are fatal. They are so bad. Yes. So that is very important कि आप बच्चों को वैक्सीनेट जरूर करें. इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास कितने भी वीडियोस हैं, कितनी भी अवेयरनेस है, देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर वन मोर. तो थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस. एंड यू नो इस वीडियो के बाद अगर एक पेरेंट भी टेक्स दैट डिसीजन कि हम जाके तुरंत से वैक्सीन और डिले नहीं करें, बिकॉज पोस्ट कोविड यू नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वर वेरी नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू द हॉस्पिटल, गोइंग फॉर वैक्सीनेशन. करेक्ट. सो प्लीज डोंट डिले इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा हुआ आपने ये बात कही कि अगर बाई चांस किसी का कोई वैक्सीन मिस हो गया हो, ऐसा हो सकता है फॉर एनी रीजन, तो वो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? So, हर वैक्सीन का एक कैचअप पीरियड होता है, उसका कैचअप स्केड्यूल अलग होता है कि आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आ गए तो कितने डोजेस होंगे, इफ यू क्रॉस दैट एज आपको कितने डोजेस की जरूरत है या नहीं जरूरत है. कुछ बीमारियां हैं जो 5 साल के बियॉन्ड नहीं देखी जाती हैं, तो उनके वैक्सीन हम शायद मना भी कर दें कि मत लो.
सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि आपने कौन से महीने में लास्ट वैक्सीन ली थी एंड नाउ विच स्टेज यू आर, एंड दैट योर पीडियाट्रिशियन कैन ऑलवेज डिसाइड एंड लेट यू नो। कैचअप इम्यूनाइजेशन करके पूरा एक अलग चार्ट होता है बच्चों के लिए। सो मुझे ये भी और एक और था सवाल कि ये जो टिटनेस वैक्सीन होते हैं इसको हम लोग बड़े हो के भी 5th और 9th ईयर वगैरह में भी दे देते हैं। तो अब हम 9 months तक पहुंचे थे, फिर अभी साल में हम टाइफॉइड, हेपेटाइटिस से ये कवर करते हैं। फिर 15 से 18 महीने 1.5 साल के आसपास जो हमने शुरू में वैक्सीन दी थी 1.5, 2.5, 3.5 महीने, उसका हम बूस्टर डोज देते हैं। फिर उसका नेक्स्ट बूस्टर डोज हम 5 साल में देते हैं। सो दैट इज वेयर वी अगेन कवर डिप्थीरिया एंड टेटनस। एंड 9 से 10 साल के बीच में हम सिर्फ टेटनस, अभी उसको भी डीटी कर दिया है, डिप्थीरिया टेटनस हम दोनों देना शुरू करते हैं। अगर कोई भी न्यूबॉर्न है तो उसका जो शेड्यूल प्रिंटेड रहता है वो 9 इयर्स तक 10 इयर्स तक आप मान के चलिए कि इतने में देना है। और ये बहुत सारे वैक्सीन जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि कोई पर्सन ना दे। हाँ, और एज यू हैव सेड कि अंदर डीप इंटीरियर्स में भी इसका रीच है, तो सिर्फ अवेयरनेस होना चाहिए एंड यू नीड टू बिलीव इन कि यू आर डूइंग गुड फॉर योर बेबी। इट इज फॉर द गुड ऑफ योर चाइल्ड। सो प्लीज सबके लिए ये रिक्वेस्ट है कि इम्यूनाइज योर किड्स, डोंट मिस ऑन दिस एस्पेक्ट। Any other new vaccine which you are currently hearing, which you feel that might be a part of program, national program? So धीरे धीरे इनिशियली जो हमने स्टार्ट किया था सिर्फ डीपीटी से, डीपीटी और पोलियो ड्रॉप देते थे, फिर हेपेटाइटिस भी आया, अब पोलियो का इंजेक्शन देने लगी है गवर्नमेंट। स्लोली इट इनकॉर्पोरेटेड रोटा वायरस वैक्सीन, ये पहले कभी नहीं था। नाउ इट हैज कॉर्पोरेटेड न्यूमोकोकल निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन। अभी हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो जो पेंटावैलेंट था वो पहले सिर्फ डीपीटी आता था, तो अभी हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी साथ में आ गया है। नाउ सेक्शन वाइज, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कुछ स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, कुछ वहाँ जगह पे डिजीजेस ज़्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ पे अभी जापानीज एनकेफेलाइटिस भी देने लगे हैं। सो नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंद्रधनुष प्रोग्राम, देयर आर 8 डिजीजेस विच गवर्नमेंट इज कवरिंग, एंड धीरे धीरे वो सारे वैक्सीन्स को गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है। बट अगेन एज यू सी द पॉपुलेशन इज सो मच, द कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना पड़ता है, कॉस्ट इज आल्सो अ लॉट। दे कैन एक्चुअली टारगेट एज यू सेड कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वहाँ पे फोकस करेंगे। इन अ फेजिंग मैनर इट इज गोइंग टू कवर ऑल ऑफ इंडिया, बट कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो पहले वो जो टर्म था कि कंपल्सरी एंड ऑप्शनल वैक्सीन, वो ऑप्शनल नहीं है, दे आर जस्ट द वैक्सीन जो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, बट डजंट मीन कि जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज दीजिए, नहीं कर सकते देन वी कैन ओनली वेट जब वो गवर्नमेंट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लेगी एंड देन वी कैन। All right. So we discussed a lot about vaccination and I hope कि we have covered all those important topics जो किसी भी मदर और पेरेंट्स का, फादर का कंसर्न होता है। इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी और ऐड करना चाहें डॉक्टर पल्लवी, विल बी वेरी हैप्पी टू हियर यू। आई हैव टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों का जो हमको ध्यान देना चाहिए। वैक्सीनेशन, साफ सफाई, हाइजीन, येस, ऑल ऑफ दैट इज इम्पॉर्टेंट। आई नीड टू टेल द पेरेंट्स एंड नॉट, दिस इज फॉर ऑल रेंज ऑफ पेरेंट्स। यू नो, बच्चों को खाने में आप प्लीज़ बचपन से अगर हेल्दी खाने का आदत डालना शुरू कर दें, दैट टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस इन द फ्यूचर। यू नो, जो बचपन में वो जैसे वैक्सीन के साथ हम बॉडी में एंटीबॉडीज बना रहे हैं, सेम वे विद द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू आर गिविंग, बॉडी में अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग मेड, अ लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, अ लॉट ऑफ इम्यून फैक्टर्स आर बिल्ट अप, जो आप आगे जाके इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज, यू नो, इट प्रिवेंट्स बॉडी अगेंस्ट एलर्जीज, एस्थमाज, अ लॉट ऑफ इलनेसेस, बोन डिसऑर्डर्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो न्यूट्रिशन, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट, जंक का फैट, as the name itself says, junk है, so avoid. I know, you know, with working parents वो एक guilt pleasure रहता है कि बच्चे को थोड़ा बाहर का खिला दिया, you feel good about it. Once in a while is okay, but not on a regular basis. बच्चे को आप एक इम्पॉर्टेंट है डीवर्मिंग करना। हर 6 महीने पे एटलीस्ट 2 साल से 5 साल के बच्चों को हर 6 मंथ्स पे उनको डीवर्मिंग करिए। डीवर्मिंग होता है कीट जंतु की दवा, जो बच्चे, क्योंकि बच्चे इधर उधर खेलते हैं जाके, वही हाथ मुंह में डालते हैं, अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते, तो उनको वो जंतुओं की दवा देना ज़रूरी है। प्लस कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन डी, मैंने पिछले टॉक में भी बोला था,
ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, या एक आध और सप्लीमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द चाइल्ड इज फेयरिंग, या जैसे अभी मीजल्स आउटब्रेक हुआ, सो अ लिटिल एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन ए, दीज हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, वो बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये करते हैं। तो हमने यहाँ से सीखा कि हम अगला वीडियो जो है वो न्यूट्रिशन पे ही करने वाले हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे राइट फ्रॉम द वीनिंग टिल बेबीज आर अडल्ट्स और मे बी प्यूबर्टल, जब वो अपने पेरेंट्स की बात थोड़ी कम सुनने लगेंगे कर लेते थैंक यू सो मच, इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर पल्लवी, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।